खून खौल रहा था। मैं सोंग सेओक हो के अड्डे पर पहुंच गया। या पक्का यकीन था कि वही उस हत्या का जिम्मेदार है, लेकिन वो वहां नहीं था। इसलिए मैंने उसके गुर्गों पर अपना गुस्सा निकाला। मेरे सफाई अभियान के बाद सोंग सेओक हो मेरी काबिलियत देखकर गुस्से से पीला पड़ गया। उसके दाहिने हाथ वाले ने बताया कि ये सब कू जियोंग मान की चाल थी। कू जियोंग मान का जो भी इरादा रहा, होसोंग सेओक हो ने उसे कामयाब नहीं होने देने का फैसला किया। फिर मैं और ह्यूंग जो ग्योंगसुक के घर जांच के लिए लौटे। वहां में बंदूक लेने वालों की एक सूची मिली। हमने जल्दी ही महसूस किया कि सभी पते उसी रहस्यमय वेबसाइट से थे जिसका मूनबेक ने जिक्र किया था। बंदूक तस्करों ने उस वेबसाइट पर वायरस और ट्रैकिंग डिवाइस लगाए थे। और फिर मेरे दिमाग में एक खौफनाक निष्कर्ष कौन था। तस्कर सिर्फ बेतरतीब लोगों को बंदूकें नहीं बेच रहे थे, वे समाज के सबसे हताश लोगों को निशाना बना रहे थे। ओह, ग्योंगसुक जैसे अवसादग्रस्त, ली सुक जैसे बहिष्कृत और अन्याय के शिकार। स्पष्ट रूप से कोई है जो इन लोगों का उपयोग अव्यवस्था पैदा करने के लिए करना चाहता है, कोरिया को बारूद के ढेर में बदलना जो विस्फोट के लिए तैयार है। अगली रात मैंने मूनबेक को अस्पताल में पाया। ये देखकर कि वो ग्योंगसुक की देखभाल के लिए अभी भी वहां है, मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा कि वो मेरी मदद क्यों कर रहा है। मूनबेक ने एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई। कहा कि वो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता है। उसने कहा कि वो दूसरों से ज्यादा दुख को समझता है क्योंकि उसका जीवन तब से नरक था जब वो बच्चा था। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और फिर वो एक अंग तस्करी गिरोह के हाथों में पड़ गया। जब वो 5 साल का था तो उन्होंने उसकी बाईं आंख बेचने के लिए ले ली। वर्तमान आंख केवल एक प्रत्यारोपण है। 10 साल की उम्र में उन्होंने उसे अमेरिका में मानव तस्करों को बेच दिया, जहां उसके शरीर के कई अन्य अंगों को ले लिया गया। लेकिन फिर FBI ने छापा मारा और उसे बचा लिया गया। मेरे मन में करुणा का भाव उमड़ पड़ा। ये सोचना कड़वा है कि किसी का जीवन मुझसे भी ज्यादा दुखद हो सकता है। उसी समय स्कूल में ग्यूजन शांत रहने की कोशिश कर रहा था। वो सोंग जून को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि सोंग जून ने उसे धमकाया था। लेकिन वो अभी तक सेना में भर्ती नहीं हुआ था, इसलिए वो राइफल चलाना नहीं जानता था। वो केवल धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। लेकिन सोंग जून हार मानने वाला नहीं था। वो बदमाश ग्यूजन की पीठ पर रेजर ब्लेड से वार करता है। उस क्षण ने उसे अनियंत्रित क्रोध में झोंक दिया। उसी रात को जियोंग मानन का पहने हुए अस्पताल में घुस गया। वो बदला लेने आया था मेरे खिलाफ, जिसने उसके दर्जनों गुर्गों को कष्ट दिया था। उसने मुझे लिफ्ट में पाया और हमला करने वाला था, लेकिन मूनबेक आ गया, उसे समय पर रोक दिया। टकराव तनावपूर्ण था, लेकिन गिरोह के सदस्य के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ शांत होने के बाद मूनबेक और मैं अलग हो गए। लेकिन जैसे ही मूनबेक मुड़ा, विदेशियों का एक समूह आया और फिर एक भयानक सच्चाई सामने आई। वो आदमी जो इतने लंबे समय से मेरे साथ था, वह इस अराजकता के पीछे का मास्टरमाइंड था। मूनबेक वो था जिसने समाज में सबसे हताश लोगों को बंदूकें भेजी थीं। और ये कुछ बंदूकें नहीं थीं। उसकी संस्था ने किम यून सू के गिरोह को राइफलों से भरा एक ट्रक भेजा था, लेकिन तख्ता पलट ने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। और मैं उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा कांटा साबित हो रहा हूं। जब वो अगली योजना के बारे में सोच रहा था, उसका एक आदमी जिसका मुंह बंद नहीं हो रहा था बड़बड़ाता रहा। मूनबेक ठंडी निर्जीव आंखों के साथ आया और बिना हिचकिचाहट के उस आदमी को गोली मार दी। फिल्म 20 साल पहले की यादों में चली जाती है, जब मूनबेक अमेरिका में एक बच्चा था। बंदूक की तस्करी फल फूल रही थी और वह एक गिरोह द्वारा पाला गया लड़का बंदूकों से अपरिचित नहीं था। अपने अंगों को निकालने वाले गिरोह को खोजने और खत्म करने के बाद एक हथियार डीलर जैक ने उससे संपर्क किया। जैक एक ऐसे बच्चे से इतना प्रभावित हुआ जो पूरे गिरोह को खत्म कर सकता था कि उसने उसे गोद ले लिया। एक उपहार के रूप में उसने मूनबेक को चुराई गई आंख के बदले एक कांच की आंख दी। ये एक कृत्रिम आंख थी जिसका आइरिस गहरा नीला था। वो गहरा नीला रंग बाद में उसका उपनाम बन गया ब्लू ब्राउन। जैक ने बाद में उसे एक क्रूर हत्यारे और हथियार डीलर के रूप में प्रशिक्षित किया। कई साल बाद जब वो बड़ा हो गया, मूनबेक ने जैक से मुफ्त गोली चलाने की अनुमति मांगी। उसका लक्ष्य अराजकता पैदा करना और बंदूक रखने को वैध बनाना था, ताकि जैक हथियारों को कानूनी रूप से बेच सके। लेकिन मूनबेक का असली मकसद उस देश से बदला लेना था जिसने उसे छोड़ दिया था। वर्तमान में लौटते हुए कोंग सेओक हो ने कू जियोंग मान को अपने ठिकाने पर बुलाया। उसने उसकी बेईमानी को भांप लिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन कू जियोंग मान ने वफादार रहने की कसम खाई। कोंग सेओक हो ने विश्वास करने का दिखावा किया, लेकिन जैसे ही कू जियोंग मान चला गया, उसने उसे स्थायी रूप से खत्म करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन स्कूल में बदमाशी जारी रही। सोंग जून अभी भी दोपहर के भोजन के दौरान ग्यूजन को सता रहा था, लेकिन ग्यूजन अब डर नहीं रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था अपने उत्पीड़क को भेजने का सही क्षण। इस बीच मूनबेक के आदमियों ने सुझाव दिया कि वे उसे खत्म कर दें, लेकिन मूनबेक मास्टरमाइंड चाहता था कि मैं जीवित रहूं। वो अभी भी मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था। जल्द ही मूनबेक एक सार्वजनिक स्थान पर चला गया जहां ग्यूजन और यंग डोंग खा रहे थे। उसका ज्यूजिन को मुश्किल में डालने का प्लान था उसे वो राइफल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना जो भेज दी गई थी। यंग डोंग अपराध बोध महसूस करते हुए ज्यूजिन से उसे मारने के लिए माफी मांगिया, बताते हुए कि सोंग जून ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब वे बात कर रहे थे, मूनबेक के आदमियों ने उसके आदेश पर पास के प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच झगड़ा भड़का दिया। ज्यूजिन और बाकी सब सदमे में थे जब उन्होंने उपद्रवियों को एक दूसरे पर टूटते देखा। जैसे जैसे अफरातफरी चरम पर पहुंची, मूनबेक ने एयरगन निकाली और उपद्रवियों को मार गिराया। ज्यूजिन पूरी तरह से स्तब्ध था।
अब वो वास्तव में विश्वास करता था कि दूसरों की मदद करने का एकमात्र तरीका बंदूकें हैं और सॉन्ग जून को मारने से सभी को इस नर्क से बचा लिया जाएगा। इस विचार के साथ उसने मूनबेक से उसे गोली चलाना सिखाने की भीख मांगी। मूनबेक जो वही चाहता था खुशी सहमत हो गया, यहाँ तक कि यंग डोंग के लिए भी पाठ का विस्तार कियाजो पीड़ित भी था। थोड़ी देर बाद मूनबेक ने कोंग सेओक हो को फोन किया कि यूनसू द्वारा छिपाई गई बंदूकों के बारे में गुप्त सूचना दी। कोंग सेओक हो इस खबर से दंग रह गया। मूनबेक ने उसे कुजियोंग मान से पहले कार्रवाई करने के लिए कहा। कुजियोंग मान के कोई भी कदम उठाने से पहले खुद हथियार बांट दिए। कोंग सेओक हो के हाथ चलाने का इंतजार करते हुए मूनबेक और उसके साथी अपने काम पर लौट गए। उसने अनजाने में बूढ़े डिलीवरी करने वालों का इस्तेमाल नए आए हथियारों के बक्से पहुंचाने के लिए किया, या सुनिश्चित करते हुए कि डिलीवरी करने वाले को पता न चले कि वे क्या ले जा रहे हैं। इस बीच क्यूजिन आखिरकार अपनी सहनशक्ति की सीमा पर पहुंच गया। उसने अपनी नई राइफल और गोलियों से भरा एक बैकपैक पैक किया और स्कूल जाने से पहले अपनी मां को आखिरी बार गले लगाया। वो जानता था कि आज वो सब कुछ खत्म कर देगा। जब ग्यूजिन रास्ते में था, मूनबेक मुझसे मिला। उस समय मुझे उसके असली चेहरे का पता नहीं था। मूनबेक ने मुझे हथियारों के खरीदारों की सूची वाला एक कागज दिया जिसमें ग्यूजिन का नाम और पता भी शामिल था। ये जानते हुए कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने तुरंत मदद के लिए बुलाया। मैंने स्कूल को भी फोन किया, प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि एक छात्र स्कूल परिसर में हथियार लेकर आया है। एक भयानक आखिरी चाल के रूप में मूनबेक के लोगों ने सभी दरवाजों को बंद कर दिया और चाबियां छुपा दी। सभी को एक ऐसे स्कूल में फंसा दिया जो युद्ध का मैदान बनने वाला था। जैसे ही ग्यूजिन पागल होने वाला था, एक शिक्षक ने उसे कार्यालय में बुलाया और नियति के एक खेल की तरह सोंग जून के आदमियों ने ग्यूजिन का बैग पकड़ा और बंदूक मिल गई। जाहिर है ग्यूजिन घबरा गया। वो फिर से एक शिकार बन गया, धमकाने वालों के सामने असहाय। लेकिन तभी पास की कक्षा से एक गोली चली और सोंग, जून और उसके गिरोह डर से सन्न रह गए। ये ग्यूजिन नहीं था, ये उसका दोस्त तांग डोंग था। उसे भी बंदूकों का एक पैकेट मिला था और अब वो नफरत से भरा एक शूटर बन गया था जो स्कूल में हर किसी को मारने के लिए तैयार था। जैसे ही स्कूल खूनी अराजकता में बदल गया, यंग डोंग ने ग्यूजिन को एक पिस्तौल दी और कहा कि अब इंसाफ का वक्त आ गया है। उसने तर्क दिया कि चूंकि किसी ने भी शिक्षकों सहित उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्हें बख्शने का कोई कारण नहीं था। लेकिन ग्यूजिन हिचकिचाया। यंग डोंग ने उसके फैसले का इंतजार नहीं किया और छात्रों और शिक्षकों के जान बचाने के लिए भागने के बीच अपनी हत्या जारी रखी। जैसे ही अराजकता अपने चरम पर पहुंची, मैं और मूनबेक छात्रों को निकालने के लिए पहुंचे। दर्जनों लोग अभी भी पुस्तकालय में फंसे हुए थे। हमने जल्दी से बाधाएं खड़ी की और पुस्तकालय में शरण ली जहां डरे हुए छात्र सहमे हुए थे। सॉन्ग जून की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिन बच्चों को वो धमकाता था वे इतने क्रूर हो सकते हैं। इस बीच यंग डोंग पुस्तकालय में पहुंच गया था। उसने प्रस्ताव दिया कि यदि वे सॉन्ग जून और उसके गिरोह को सौंप देते हैं तो वो छात्रों को जाने देगा। सॉन्ग जून घबराहट में अन्य छात्रों को चुप रहने की धमकी देता है, जबकि शिक्षक यंग डोंग को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यंग डोंग केवल चिल्लाता है कि बहुत देर हो चुकी है। उसने बार बार शिक्षक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये कहने के बाद उसने शिक्षक को गोली मार दी। कोई और विकल्प न होने पर अन्य छात्र भाग जाते हैं। सॉन्ग जून को अपने भाग्य का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही यंग डोंग उसे मारने वाला था, मैं अंदर आया उसे रोकने की विनती की, लेकिन फिर ग्यूजिन आया हाथ में बंदूक लिए सीधे सॉन्ग जून की ओर। ये मूनबेक की आखिरी धक्का थी जिसने उससे कहा था कि न्याय पाने का यही एकमात्र तरीका है। ग्यूजिन के हाथ कांप रहे थे। वो ट्रिगर दबाना चाहता था, लेकिन अपनी मां को निराश करने से डरता था। मैंने वो आंतरिक संघर्ष देखा और उससे बंदूक नीचे रखने की विनती किया, कहते हुए कि बदला केवल और अधिक दुख की ओर ले जाएगा। ग्यूजिन की गालों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे धीरे हथियार नीचे कर दिया। अंत में वह ये नहीं कर सका। ग्यूजिन और यंग डोंग को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब वे जा रहे थे, ग्यूजिन ने एक कड़वी सच्चाई का एहसास किया। तुम और यंग डोंग जो शिकार थे, अपराधियों की तरह व्यवहार किए जा रहे थे। जबकि धमकाने वाला सॉन्ग जून पीड़ित माना जा रहा था। तुम्हारी मां दूर से देख रही थी, केवल अपने बेटे के तबाह जीवन के लिए रो सकती थी। अंत में मुझे एहसास हुआ कि असली दानव कौन था। मैंने और जांग जियोंग ने सुरागों को जोड़ा और सभी मूनबाएक की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करने वाली थी, मूनबाएक गायब हो गया। मैं मूनबाएक के शानदार अपार्टमेंट में गया, केवल उसे खाली पाया। कमरे के बीच में मेरे नाम से एक नया पैकेट पड़ा था। अंदर एक राइफल थी, मूनबाएक का अंतिम उपहार और एक भयानक संकेत कि हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई थी। स्कूल में गोलीबारी के नतीजे अराजकता थे। सड़क पर हजारों अवैध बंदूकें बहने के साथ दक्षिण कोरिया अब एक सुरक्षित देश नहीं था। पुलिस और लोग दोनों डर में जी रहे थे। तनाव में भूमिगत दुनिया भी हिल गई थी। गिरोह के सरगनाओं ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, लेकिन केवल कोंग सेओक हो को बंदूकों के असली स्रोत के बारे में पता था और उसने इसे अपने लिए गुप्त रखा। उसकी एक नई योजना थी। वो मुझे अपने हथियार सौंप देगा और सारी जिम्मेदारी को जियोंग मान पर डाल देगा। उसे पता था कि सरकार एक बलि का बकरा ढूंढ रही है और वो उन्हें ऐसा ही एक व्यक्ति देने वाला था। उसने मुझसे मिलने का इंतजाम किया और बिल्कुल वैसा ही किया, इस बात पर जोर देते हुए कि सब कुछ किम यू सू और कू जियोंग मान की गलती थी। इस बीच पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त को राष्ट्रपति से सीधे एक संयुक्त कार्यबल बनाने का आदेश मिला था, जिसमें खुफिया सेना और पुलिस को एक साथ लाया गया था। यदि वे विफल हो जाते तो राष्ट्रपति मार्शल लॉ लागू करने के लिए तैयार थे, जो उत्तर में अपने अधिनायकवादी पड़ोसी की तरह दक्षिण कोरिया को बदल सकता था। उसी समय कैप्टन जू कई दिनों से अपनी बेटी से संपर्क न कर पाने के कारण और भी घबरा गए थे।
उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी को रियल एस्टेट धोखाधड़ी करने वालों के एक समूह ने धोखा दिया था, जिन्होंने बंदूक हिंसा के हंगामे का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया था। उसने अपनी सारी बचत और अपने पिता द्वारा दिए गए सेवानिवृत्ति के पैसे खो दिए थे ताकि वो घर खरीद सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब वो पैसा चला गया था जिससे वो बर्बाद और दोषी महसूस कर रही थी। शहर में कहीं और कू जियोंग मान और किम यूं सू ने चुपके से अन्य प्राप्तकर्ताओं से बंदूकें एकत्र की थीं, लेकिन वे समय का इंतजार कर रहे थे, कोंग सेओक हो पर प्रहार करने के सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्ली चूहे का खेल चरम पर है जब कोंग सेओक हो कू जियोंग मान के पास सुलह और सहयोग के अवसर का प्रस्ताव लेकर पहुंचा। जाहिर है ये एक झूठ था। कोंग सेओक हो मेरे साथ मिलकर काम कर रहा था और वो चाहता था कि कू जियोंग मान किम योन सू की उंगली का इस्तेमाल करके उसके फोन तक पहुंचे जिसमें हथियारों के व्यापार की सारी जानकारी थी। लेकिन कू जियोंग मान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो जानता था कि कोंग सेओक हो एक धूर्त व्यक्ति है, इसलिए उसने और किम योन सू ने उसे धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन कू जियोंग मान और उसके लोग एक सुनसान जगह पर गए और कब्र खोदने का दिखावा किया। उन्हें पता था कि कोंग सेओक हो के लोग और पुलिस उनका पीछा कर रहे हैं। नाटक के बाद वे एक सौना में गए जो कोंग सेओक हो के गिरोह का एक जाना पहचाना अड्डा था। उन्हें वहां से जाने और किम योन सू की उंगली जल्द से जल्द लाने का आदेश दिया गया। अपने ठिकाने पर वापस कोंग सेओक हो बंदूक लेकर कू जियोंग मान को मारने और उसे पुलिस को सौंपने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन वह सदमे में था क्योंकि जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह कू जियोंग मान नहीं था। ये किम योन सू था जिसे उसने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था। कोंग सेओक हो को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन उसे पचाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला क्योंकि तुरंत ही गोलीबारी शुरू हो गई। इस बीच कू जियोंग मान और उसके लोग सोना में थे जहां उन्होंने कोंग सेओक हो के गिरोह के हर सदस्य को एक एक करके निपटा दिया था। फिर उन्होंने उनके ठिकाने से सारा पैसा और कीमती सामान लूट लिया और पल भर में कू जियोंग मान कोरिया के सबसे बड़े गिरोह का सरगना बन गया। उसने अपने वफादार और मेहनती लोगों को इनाम के तौर पर पैसा बांटा, लेकिन उसका शासन लंबा नहीं चलने वाला था क्योंकि पुलिस की विशेष इकाई पहले से ही ठिकाने पर छापा मारने के लिए आ रही थी। जब ह्यूनजू और स्वैट टीम ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो कोंग सेओक हो और किम यूसू दोनों मर चुके थे, लेकिन कू जियोंग मान विजेता था और अब वो राजा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और अंतिम टकराव जल्द ही शुरू होने वाला था। जब गोलीबारी शुरू हुई तो मैंने एक स्निपर राइफल उठाई और कू जियोंग मान का शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कू जियोंग मान कार से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। मैं पास की एक इमारत की छत पर चढ़ा और बहुत दूर से एक पेशेवर गोली मारकर मैंने उसके टायर पंचर कर दिए। कू जियोंग मान को पकड़ लिया गया और मैंने गिरोह युद्ध को समाप्त कर दिया। लेकिन कू जियोंग मान के पकड़े जाने के साथ ही मून बाइक की योजना अव्यवस्थित हो गई। वह पुलिस और मेरा ध्यान भटकाने के लिए गिरोह युद्ध पर निर्भर था। उसके मालिक चेक दबाव बना रहे थे। अगर मिशन विफल हो जाता है तो CIA और FBI उसके व्यवसाय को उजागर कर सकते हैं। उसे दुनिया में बंदूकें पहुंचाने का एक नया तरीका खोजना था। उस सब अराजकता के बीच कैप्टन जू को अपने जीवन की सबसे बुरी खबर मिली। उसकी बेटी मर गई थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। अपने जीवन की बचत के लिए धोखा खाने की शर्म का सामना नहीं कर सकी। कैप्टन जू ने उसे अपना पूरा पेंशन दिया था ताकि वो घर खरीद सके और फिर से शुरुआत कर सके, और अब सब कुछ नष्ट हो गया था। अपनी बेटी के बेजान शरीर को देखकर कैप्टन जू टूट गया और रो पड़ा। मैं मामले में उलझा हुआ या नहीं जानता था कि मेरा गुरु इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा था। उस रात में सेना में अपने पूर्व वरिष्ठ के पास गया मून बेग का शिकार करने के लिए हथियार और जानकारी की भीख मांग रहा था। मैं और खुफिया एजेंट अब मून बेग के आपराधिक अतीत और विशाल संगठन से पूरी तरह अवगत हैं, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहा। उसने उसी पत्रकार को काम पर रखा था जिसने मेरी गोलीबारी को फिल्माया था और हाल ही में हुई हर गोलीबारी को फिल्माने के लिए भारी रकम की पेशकश की थी। इसके बाद उसने देश के सभी इंटरनेट कनेक्शनों को हैक कर लिया और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश प्रसारित किया। दक्षिण कोरिया अब उसका था। उसने अपना प्रसारण एक अंतिम संदेश के साथ समाप्त किया जिसमें मुझे चुनौती दी गैया कहते हुए कि कैप्टन जू के लिए एक बंदूक भेजी गई थी। मैं तुरंत घबरा गई मून बेग को खोजने के लिए अधिकारियों को भेजा, जबकि मैं कैप्टन जू के घर की ओर भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन जू ने उन धोखेबाजों को ढूंढ लिया था जिन्होंने उसके बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया था। जब उन्होंने उसे एक अकेले प्रभावित पुलिसकर्मी के रूप में देखा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही कैप्टन जू ने अपनी बंदूक निकाली और एक को गोली मार दी, उनका अहंकार जल्दी से दूर हो गया। उस क्षण में मौत का सामना करते हुए उनका अहंकार चरम भय में बदल गया। दूर से मून बेग के पत्रकार ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। इस हिंसक कृत्य को पूरे देश में लाइव प्रसारित किया। जैसे ही कैप्टन जू अंतिम धोखेबाज को मारने वाला था, मैं अंदर आ गई, अपने गुरु से रुकने की विनती की। मेरा गला भी भावना से भर गया। मैंने कैप्टन जू को याद दिलाया कि उसने एक बेटी को खो दिया है, लेकिन उसने एक बेटे को भी खो दिया था जो इस गोद लिए हुए बेटे का ही था। मैंने उसे वर्षों पहले की अपनी बातें याद दिलाईं जब उसने युवा ली डो से कहा था कि बदला लेने की कोशिश न करे। अब जिस आदमी ने मुझे वो सबक सिखाया था वह खुद अपना नियम तोड़ने वाला था। कैप्टन जू मेरे शब्दों को नजरअंदाज करने में असमर्थ हो पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बेटी के लिए न्याय कैसे दिलाएं, और ये उनके दिल को चीर रहा था। मून बेग इस बात से नाराज कि मैंने कैप्टन जू को ट्रिगर न दबाने के लिए मना लिया था, आखिरकार सामने आ गया। हाथ में स्निपर राइफल लेकर उसने गोली चला दी मुझ पर और कैप्टन जू पर गोलियों की बौछार कर दी। ये घात बहुत क्रूर थी। मुझे कई गोलियां लगीं और कैप्टन जू अपने दत्तक पुत्र को बचाते हुए एक घातक गोली का शिकार हुए।
अपने पालक पिता को गिरते हुए देखकर मेरे भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा और मैंने लड़ने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरह घायल था और फिर से गोली लगने से मैं लकवाग्रस्त और असहाय होकर कैप्टन जू को अपना आखिरी सांस लेते देख रहा था। मून बे का इस त्रासदी का निर्माता मुझे वहीं खून बहता छोड़ गया, चाहते हुए कि मैं उस दुनिया को देखूं जो वो बना रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां बंदूक से लैस कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से न्याय कर सकता है। फिर उसने एक ठंडी ताकीद दी और वादा किया कि वह और बंदूकें भेजेगा, इस बार बच्चों के लिए भी। उस दिन से बंदूकें कोरिया में जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गई। लोग बंदूकों के साथ घूमते थे और यूट्यूबर्स बंदूकों के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना शुरू कर देते थे। देश अराजकता में डूब गया और गोलीबारी लगभग हर दिन होने लगी। सरकार हताशामिन मार्शल लॉ लागू करने के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ तक कि जनता भी बंटी हुई थी। एक गुट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और दूसरे ने पूर्ण वैधीकरण की मांग की। इन सबके बीच मून बेक ने अपना अगला शक्तिशाली कदम उठाया। वो गिरोह सरगनाओं की एक गुप्त बैठक में गया और एक व्यक्ति को गोली मार दी जो शक्ति का एक ठंडा प्रदर्शन था। फिर उसने मेज पर एक अकेली पिस्तौल फेंकी और कहा कि उसे केवल एक की जरूरत है, बाकी सब मारे जाएंगे। भयभीत गिरोह सरगनाओं ने बंदूक के लिए संघर्ष किया और जैसे ही एक नया सरगना उभरा, मून बेक ने अपने लोगों को बाकी को खत्म करने का आदेश दिया। एक हफ्ते बाद मैं आखिरकार कोमा से बाहर आ गया। जैसा कि मून बेक ने वादा किया था, दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। मेरे पालक पिता और पालक बहन दोनों के चले जाने के साथ मेरे पास बदला लेने की इच्छा के अलावा कुछ नहीं बचा था। उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद मुझे अपने खुफिया संपर्कों से एक फोन आया। उन्होंने पता लगाया कि हजारों लोग संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे पता था कि ये एक टाइम बम था। बंदूक समर्थक और विरोधी दोनों गुटों के एक ही स्थान पर होने से खून खराबा निश्चित था। मैं घटनास्थल पर भागा और जल्द ही मून बेक से संपर्क किया गया। हम पास की एक इमारत में मिले। मून बेक दर्जनों भाड़े के सैनिकों से घिरा हुआ था, जबकि मैं अभी भी चोटों से उबर रहा था, बैसाखी पर था। मून बेक, जो हमेशा से जोड़ तोड़ में माहिर रहा है, ने मुझे सहयोग करने की पेशकश की। उसने हमारे साझा अतीत को इंगित किया। दोनों को बचपन में त्याग दिया गया था, दोनों त्रासदियों से आहत थे। मून बेक पूरी तरह से बुरा नहीं था। वो सिर्फ कमजोरों को सशक्त बनाना चाहता था और उन्हें न्याय खोजने के साधन देना चाहता था। उसका मानना था कि बंदूक के साथ ट्रिगर खींचने का चुनाव व्यक्तिगत है, लेकिन मेरे लिए कोई ग्रे एरिया नहीं था। मून बेक कोई नायक नहीं था, वह सिर्फ एक आदमी था जो अपने स्वयं के प्रतिशोध की आवश्यकता से अंधा हो गया था। यह विश्वास करते हुए कि मुझे नहीं हटाया जा सकता, मून बेक ने तुरंत अपनी अंतिम योजना को अंजाम दिया। उसने बंदूकों से भरा एक ट्रक विरोध प्रदर्शन में ले जाकर दरवाजे खोल दिए और प्रदर्शनकारियों को पतंगों की तरह अंदर घुसने दिया। मैंने अराजकता देखकर ट्रक को रोकने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन मून बेक के भाड़े के सैनिक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अपनी चोटों के बावजूद मैंने उन सभी को नीचे गिरा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रदर्शनकारी अब हथियारों से लैस और पुलिस और सेना से घबराकर एक बेतरतीब गोलीबारी में उलझ गए। ये एक कड़वी सच्चाई थी। बंदूक आशा का प्रतीक नहीं है, जैसा कि मून बेक ने दावा किया था, बल्कि भय का प्रतीक है। जब अराजकता अपने चरम पर थी, मून बेक एक स्मोक ग्रेनेड के साथ दिखाई दिया, जिससे प्रदर्शनकारी अंधाधुंध गोलीबारी कर सके। ठीक उसी समय मून बेक को भी एक भटकती गोली लग गई, लेकिन वो हिला भी नहीं। उसने उस देश में भय फैलाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, जिसने उसे त्याग दिया था, एक अंतिम संकल्प जिसका उसने सपना देखा था। नरसंहार के बीच मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा जिसके माता पिता को गोली मार दी गई थी। मैं बच्चे के पास भागा और उसे कसकर गले लगा लिया, उसे उड़ने वाली गोलियों से बचाया। वो वीर कार्य एक पत्रकार ने फिल्माया था और जब फुटेज लाइव प्रसारित हुआ तो जनमत बदलने लगा। बंदूकें उन्हें सुरक्षित नहीं बना रही थी, वे उन्हें फाड़ रहे थे। गोलीबारी थमने के बाद सरकार ने पीड़ितों के लिए एक स्मरणोत्सव आयोजित किया और सभी को बंदूकें जमा करने का आदेश दिया। इस बीच जिस पत्रकार ने मुझे पहले फिल्माया था, उसे अपने वायरल वीडियो के लिए पदोन्नति मिली, लेकिन प्रबंधक के रूप में उसका नया कार्यकाल लंबा नहीं चला। पहले ही दिन एक महिला, जिसका जीवन उसके द्वारा लिखे गए एक लेख से तबाह हो गया था, उसने उसे गोली मार दी। ऐसा लगता है कि कर्म वास्तविक है। जहां तक मून बेक का सवाल है, वह अस्पताल में कोमा में था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं उस गुप्त संगठन की तह तक जाना चाहता था जिसमें मून बेक काम करता था, लेकिन मून बेक के मालिक जेक द्वारा उसे खत्म करने के लिए एक हत्यारे को भेजा गया था। ये दृश्य प्रसारित नहीं हुआ, इसलिए उसका भाग्य एक रहस्य बना रहा। अंत में ओंग योंग सुकाजी से गोली लगी थी और कोमा में था, जाग गया। और मैंने, जिसका आखिरकार एक परिवार था, उस बच्चे को गोद ले लिया जिसे मैंने बचाया था। हिंसा से तबाह दुनिया में आशा की एक किरण पाई। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपसे जल्द ही मिलेंगे।